हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 9 साइंस का जो 9th चैप्टर है बल तथा गति के नियम है ना, उसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे है ना, अंक प्रश्न करेंगे। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। देखो पहला प्रश्न है, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है, क्या किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है इस स्थिति में जब उस पर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ना। अभी देखो समझ में आ जाएगा आपके। यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए, किन कंडीशंस में ऐसा संभव हो पाएगा। यदि नहीं है तो कारण बताना है। देखो मैं आपको बहुत एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि ये एक वस्तु है, ठीक है ना, ये धरातल पे रखी हुई है, ठीक है ना। इस पे माना मैंने एक बल लगाया, इसको थोड़ा सा धक्का दिया, हल्का सा धक्का दिया, ये नहीं खिसक रही यहाँ से, है ना। माना मैंने इस पे 2 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं खिसकी इधर। इसका मतलब क्या है कि इस पे 2 न्यूटन का ही बल विपरीत दिशा में, इस दिशा में घर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, तो ये इसलिए नहीं खिसकी। फिर मैंने इस पे 3 न्यूटन का बल लगाया, फिर कितना लगाया, 3 न्यूटन का बल लगाया, फिर भी नहीं खिसकी ये। इसका मतलब 3 न्यूटन का मैं बल लगा रहा हूं और 3 न्यूटन का ही जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो इस पे लग रहा है, तो नहीं बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी नेट जो फोर्स हो गया वो 0 हो गया। पहले के केस में भी 2 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, तो 0 हो गया, 2 में से 2 घटाओगे तो ऐसे। फिर 3 न्यूटन इधर लगा, 3 न्यूटन इधर की तरफ लग गया घर्षण बल, 3 में से 3 घटाया, 0 हो गया। अब माना मैंने इस पर 4 न्यूटन का बल लगाया और ये जो वस्तु है ये खिसकने लग गई इस दिशा में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो घर्षण बल है वो अधिकतम घर्षण बल जो होता है वो एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, है ना। पहले 2 न्यूटन था, फिर 3 न्यूटन था, लेकिन उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाता, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही 4 न्यूटन लगाया तो ये इस दिशा में गति करने लग गई। तो माना कि घर्षण बल का अधिकतम मान 3 न्यूटन था, तो अब अनबैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। यानी इस दिशा में तो है 4 न्यूटन, है ना, और इस दिशा में कितना है, 3 न्यूटन। तो इस दिशा में नेट अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, 4 - 3 यानी 1 न्यूटन, ठीक है। तो देखो वस्तु जब भी गति करती है तो उस पर एक अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा होता है, असंतुलित बाह्य बल, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक कार्य कर रहा होता है, ठीक है ना। अब ये स्थिर अवस्था की बात हो गई। अब माना ऐसे समझो आपके ये वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है ना। माना इस पे ये भी 2 मीटर पर सेकंड का वेग यहाँ है और 2 मीटर पर सेकंड के एक ही कांस्टेंट वेग से ये आगे जा रही है, तो भी इस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक समान वेग से जा रही है ये, ठीक है ना। तो ये 2 चीज हो गई कि नहीं हो गई। पहले कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है ना, कैसी है वो, स्थिर अवस्था में, तो भी उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। अगर वो एक समान वेग से चल रही है ना, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म एक समान वेग से चल रही है, तो भी उस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। लेकिन अगर उसमें त्वरण है ना, इसका मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, बाह्य असंतुलित बल की वजह से होता है, ठीक है ना। तो अब देखो अब ये प्रश्न समझ में आ जाएगा आपके कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है, यानी उस पर नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, ठीक है ना। क्या किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है उस पर, F एक्सटर्नल = 0 है। तो ये कह रहा क्या उसका नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है, क्या उसके वेग का कोई मान हो सकता है, यस हो सकता है ना, क्योंकि अगर एक समान वेग से गति कर रही है तो भी उस पर जो बाह्य असंतुलित बल है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती जा रही है, तो भी इस पर बाह्य असंतुलित बल कितना होगा, 0 होगा। 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो, लेकिन अगर
अभी इस क्षण 2 मीटर पर सेकंड है, अगले क्षण 3 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले क्षण 1 मीटर पर सेकंड हो गया, तो भैया आप बताओ वेग बदल रहा है, इसका मतलब त्वरण आ गया इसमें। त्वरण पैदा होते ही इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है, जो नेट एक्शनल फोर्स है वो 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब अगर उस पर नेट एक्शनल फोर्स 0 है, क्या उस केस में उस वस्तु का नॉन जीरो वेलोसिटी से, यानी कोई एक वेलोसिटी के मान से गति करना संभव है, तो यस, हाँ गति करना संभव। वो गति जो होगी वो कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगी, एक समान वेग से होगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है यदि हाँ तो वस्तु के वेग का परिमाण, तो वेग के परिमाण क्या होगा, स्थिर होगा, उसका कांस्टेंट होगा। वेग का परिमाण तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। और दिशा भी क्या होगी उसकी, है ना, दिशा भी एक ही होगी, दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिशा चेंज होते ही तो क्या हो जाएगा, त्वरण आ जाएगा फिर। और डायरेक्शन भी क्या होगी उसकी, यूनी डायरेक्शन होगी, एक ही दिशा, यूनी डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है ना। तो ये शर्त हो गई है ना, इन शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो एक वस्तु अगर नेट एक्शनल फोर्स उस पर 0 है और तो वो अशून्य वेग से गति कर सकती है, लेकिन वो गति तभी करेगी जब उसकी वेग क्या हो, एक समान हो और उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा हो। तो ये दो शर्त हो गई वो, है ना। देखो फिर दोबारा समझो कि एक वस्तु पे नेट एक्शनल फोर्स 0 है और वो किसी न किसी वेग से गति कर रही है, क्या ये संभव है, हाँ संभव है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई, हाँ यदि हाँ। दूसरा है उस वस्तु के वेग का परिमाण और दिशा पर लगने वाली शर्त, तो उस केस में उस वस्तु के वेग का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एक ही होगी, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए, ना वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए ना ही डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में या डायरेक्शन में चेंज होते ही त्वरण चेंज हो जाएगा, और त्वरण चेंज होते ही फिर फोर्स जो है ना वो नेट एक्शनल फोर्स 0 नहीं रहेगा फिर, क्योंकि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। देखो मास को कांस्टेंट होता है किसी वस्तु का, तो A पैदा हो रहा है, इसका मतलब उस पर नेट एक्शनल फोर्स लग रहा है, और अगर नेट एक्शनल फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उसमें त्वरण पैदा हो रहा है उस वस्तु के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आप देखो अगला प्रश्न है, जब किसी छड़ी से एक दरी, कारपेट है ना, दरी समझ लो, कारपेट जो बिछाते हैं नीचे, को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, है ना। अब ऐसे समझो एक इस तरह से एक दरी ऐसे लटक रही है, आपने इस तरह से उसको लटका दिया ऐसे, है ना, और अब इसमें डंडा मारा आपने यहाँ पे, है ना, डंडे से चोट मारी इसके अंदर, है ना। तो डंडे से चोट मारोगे तो ये जो दरी है ये इधर की दिशा में गति करेगी ना, क्योंकि इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर डंडे से, है ना। तो क्या होगा देखो बच्चों कि इसके अंदर जो धूल के कण हैं, है ना, तो जैसे ही हमने इस पर चोट मारी दरी के ऊपर, ये दरी ऐसे ऊर्ध्वाधर हमने वर्टिकल ऐसे लटका रखी है, ठीक है ना। तो इस पर जैसे ही मैंने चोट मारी तो क्या होगा, ये दरी जो है ये तो इस दिशा में गति कर जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, ये गति कर जाएगी। लेकिन जड़त्व के कारण जो इनर्शिया होता है किसी भी कण या वस्तु का, इनर्शिया क्या होता है कि वो उसको उसी स्थिति में रखना चाहता है, उसी गुण को तो हम इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व के कारण जो धूल के कण है वो वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे पहले थे, तो वो तो यहीं पे इस स्थिति में थे, वो है ना, इस स्थिति में थे यहाँ पे, और ये क्या है आगे बढ़ गई चोट मारते ही इसमें, तो इसलिए ये तो आगे बढ़ गई और धूल के कण वहीं रह गए, तो वो धूल के कण क्या हो जाएंगे, फिर इसमें से झड़ जाएंगे नीचे, इस तरह से वो गिर पड़ेंगे वो इसमें से, है ना। आई बात समझ में, या इधर उधर गति करेंगे, थोड़ा सा इधर करेगा और वापस नीचे जम जाएंगे वो। अब तुम कहोगे सर आपने ऐसे क्यों कर रखी, इसको ऐसे ही यूँ रखो आप, धरती पे पटक सकते हैं, नहीं पटक सकते, क्या कर सकते हैं हम, धरती पे भी पटक सकते हैं इसको। अब मैंने इसमें ऊपर से डंडा मारा, ऐसे ऊपर से चोट मारी इसके अंदर, तो क्या होगा देखो बताओ कि जैसे ही मैं इस पर दरी पे चोट मारूंगा तो दरी जो है वो थोड़ी सी नीचे ऐसे ऐसे हो जाएगी, नहीं मैंने यहाँ पे डंडा मारा मैंने इस जगह पे, ठीक है ना, ये मेरा डंडा था इतना मोटा, इस जगह पर मैंने डंडा मारा तो दरी इस स्थान पर से ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो दरी तो नीचे की तरफ चली गई, लेकिन वो जो कण है वो यहीं रह जाएंगे, रह गए नहीं रह गए। फिर अब ये हवा में लटक गए तो कुछ गतिज ऊर्जा इनके दरी क्या नाम है जो डंडा मारा उसके कारण पैदा हो जाएगी इस पर, है ना। तो फिर ये क्या होगा, ये हवा के अंदर इस तरह से ये क्या करने लगेंगे, हवा में तैरने लगेंगे ये कण, ठीक है ना। फिर आप दरी को हटा लोगे तो ये कण इसमें से क्या निकल जाएंगे, तो एक तरह से झड़का दी अपन, जैसे ऐसे समझ लो किसी चीज़ को आपने झड़काया,
है ना। कोई भी दरी है उसको, जैसे वो होता है ना टेंट हाउस वाली जो दरियाँ होती हैं, तो उनको जब नीचे बिछाते हैं अपन, फिर जब उनको समेटते हैं तो पहले उनको झड़काते हैं, तो एक आदमी उधर से पकड़ लेता है, एक आदमी उधर से पकड़ लेता है, तो दोनों झड़काते हैं। तो क्या होता है बताओ कि झड़काने से क्या होगा, दरी को तो गति मिल गई, लेकिन जो दरी के अंदर जो धूल के कण हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग हो गए कि नहीं हो गए उससे, क्योंकि वो वहीं, अगर उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती कि वो साथ ही चलते दरी के, तो नहीं निकलते वो बाहर, लेकिन वो जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहते हैं वो, और दरी गति कर रही है, तो अलग हो गए नहीं हो गए एक दूसरे से। तो इस प्रकार से धूल के कण दरी में से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें। देखो वही ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है ना। देखो ये इसका उत्तर उसी में है, जैसे आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे, ठीक है ना, इस जगह बस में बैठे हो और बस आपकी, है ना, अभी क्या है, स्थिर अवस्था में है, बस रुकी हुई है। जैसे ही बस इधर की तरफ गति करना चाहेगी, चलेगी ये, तो क्या है बेटा, देखो हमारे पैर बस के फर्श से क्या है, सटे हुए हैं, तो हमारे पैर तो बस की दिशा में गति करेंगे, जिधर बस जा रही उधर की तरफ। लेकिन हमारी जो बॉडी है ये क्या है, एक जड़त्व है, बॉडी का मास होता है, तो मास के अंदर द्रव्यमान में क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, तो वो जहाँ है वहीं रहना चाहता है। तो हमारी बॉडी तो यहीं रहना चाहती है और पैर आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम ऐसे पीछे की तरफ झुक जाएंगे, नहीं झुक जाएंगे इधर की तरफ, क्योंकि टांग तो इधर की तरफ खिंच रही है ना, और हमारी बॉडी जो है वो यहीं रहना चाहती है। तो सोचो आप कि एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इनका नेट जो होगा वो किधर की तरफ लग जाएगा, ऐसे। तो हम क्या होगा, ऐसे पीछे की तरफ झुक जाएंगे, नहीं झुक जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे हम, ठीक है ना। ऐसे अगर चल रही है, अगर वस्तु, ये बस जो है ये लगातार एक समान वेग से चल रही है ना, तो इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी क्या कर रही है बताओ, पूरी बॉडी इसके साथ ही चल रही है। अब माना ये अचानक से ब्रेक लगा देता है ना, ब्रेक लगा के गाड़ी को क्या कर देता है, रोक देता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले हमारा पूरा शरीर गति कर रहा था बस के साथ में, अब ब्रेक लगाने से पैर तो क्या हुआ, संपर्क उसमें आ गए, क्या पैर इसके संपर्क में थे, पैर स्थिर अवस्था में आ गए, लेकिन बॉडी पूरी तो गतिमान थी। तो इतनी जल्दी से ये जो हमारी शेष जो रिमेनिंग बॉडी है वो स्थिर अवस्था में नहीं आ पाती, तो हम किधर की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो रस्सी से इसलिए बांधा कि माना रस्सी से अगर आप नहीं बांधेंगे उसको, है ना, और बस चल रही है ना, और अचानक से कोई उसको ब्रेक लगाने पड़े ड्राइवर को, तो सारा सामान आगे की तरफ लुढ़क जाएगा, नहीं लुढ़क जाएगा, कहाँ लुढ़क जाएगा, आगे की तरफ लुढ़क जाएगा, और माना वो ज़्यादा हुआ तो वो नीचे गिर भी सकता है, ठीक है ना। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि जैसे ही माना चलना अपने झटके से, अगर माना धीरे से स्टार्ट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माना झटके से उसने स्टार्ट करी तो फिर क्या होगा, वो जो सामान है वो पीछे की तरफ गति करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको रस्सी से कस के बांधा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, ठीक है, बल्लेबाज ने किक मारा उसमें बल्ले से, वो लुढ़क रही है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है ना, रुक जाती है वो। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, ठीक है, क्योंकि, है ना, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया था। बेटा कितने भी जोर से कर लो, लेकिन कभी न कभी जाके तो वो रुक जाएगी, ठीक है ना। फिर है वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है ना। तो जो वेग होता है वो गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती तो होता है, ठीक है भाई, है ना, कि ज़्यादा बल से मारोगे तो आप ज़्यादा वेग से जाएगी वो, ठीक है ना। लेकिन बल में और किस में संबंध होता है, त्वरण में संबंध होता है, ठीक है ना। F बराबर क्या होता है, m × a। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ये इसका सही आंसर है ना। क्यों रुकती है वो, क्योंकि माना गेंद इस दिशा में जा रही है, तो गेंद किस पे लुढ़क रही है, धरती पे लुढ़क रही है, जमीन पे लुढ़क रही है, तो जमीन पर घर्षण बल लग रहा है। माना गेंद इस दिशा में जा रही है तो घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। तो इस बल से ये विपरीत दिशा में है, तो इसमें से जो नेट फोर्स होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसे हो जाएगी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो वस्तु की गेंद जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, वो बल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो घर्षण बल है, ठीक है ना।
तो ये इसका आंसर क्या है, सी सही है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो गेंद पर अगर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तो गेंद कभी विरामावस्था में नहीं आएगी। अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर क्या होगा बताओ, वो लगातार उसी वेग से चलती चली जाएगी अनंत काल तक। समझ गए, नहीं समझे बात? तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है इसमें। अब देखो ये अगला प्रश्न है 5वां। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है ना। देखो पहले केस में है, विरामावस्था में है, तो u = 0, प्रारंभिक वेग 0 मान लिया मैंने इसका, और कांस्टेंट त्वरण से, है ना। त्वरण क्या है इसका, नियत है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो वो जो गति के 3 नियम होते हैं, है ना, 3 समीकरण होते हैं, वो किस पे लगते हैं बताओ, नियत त्वरण पे लगते हैं वो। ये है 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। जो ट्रक है वो t = कितना है, 20 सेकंड के समय में s दूरी कितनी तय कर रहा है, ये 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका त्वरण ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है हमको, a निकालना है। ठीक है, यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है, m जो है इसका कितना है, 7 टन, 1 टन में 1000 किलोग्राम हो गया, तो 7 × 1000 कितना हो गया, 7000 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ पूछ रहा है, एक तो ए पूछ रहा है और दूसरा एफ पूछ रहा है। तो एफ बराबर एम ए होता है कि नहीं होता है, तो ए निकल जाएगा तो अपने आप एफ भी निकल जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम क्या है, ए निकालना। अब देखो ये गति के नियम से निकालेंगे हम। तो देखो पहला जो समीकरण होता है वो क्या होता है, v = u + at। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये नीचे लुढ़कना शुरू करता है, लेकिन अब हमारे पास में अंतिम वेग नहीं है ना, इसका अंतिम वेग हमारे पास में नहीं है। प्रारंभिक वेग है हमारे पास में, है ना, और समय दे रखा है हमको, लेकिन हमारे पास अंतिम वेग इसका लुढ़कना शुरू करता है ये। ठीक है ना, तो ये नहीं है, तो ये वाला हम सूत्र नहीं लगाएंगे। दूसरा होता है s = ut + ½ at²। ठीक है ना, तो इसमें देखो हमारे पास s है ना, और t है हमारे पास में, और a हमको निकालना है, और t है हमारे पास में। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसको सूत्र को मैंने लगा दिया, s = ut + ½ at²। तो s कितना है हमारा 400 बराबर u कितना था 0, तो 0 × t + 1/2 a तो निकालना है, t कितना है 20 का वर्ग। ठीक है ना, t कितना हो गया 20 का वर्ग। तो ये कितना हो गया, देखो 400 बराबर 1/2 गुणा a गुणा 400। 20 को 20 से करोगे 400 हो गया, 400 से 400 कट गया, तो इधर क्या आ गया, 1 = 1/2 a, है ना। तो a बराबर क्या आ गया 2, है ना, 2 मीटर/सेकंड²। ये क्या आ गया, उसका त्वरण आ गया। त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर/सेकंड² आ गया। तो इस त्वरण से वो नीचे लुढ़केगा। अब आप बल निकाल सकते हो, तो F बराबर क्या होता है, ma, मास × एक्सेलरेशन। मास कितना है उसका 7000 किलोग्राम, a कितना है 2 मीटर/सेकंड², और ये क्या था, किलोग्राम था, तो 7 दूनी 14000 किलोग्राम मीटर/सेकंड²। और किलोग्राम मीटर/सेकंड² को न्यूटन भी बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर/सेकंड²। तो क्या आ गया, ये 14000 न्यूटन। ठीक है, तो उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, 14000 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल है बताओ, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि वो पहाड़ ढलान पे है ना, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखें अपन। एक किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर/सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है ना। तो देखो ये मास दे रखा है उसका 1 किलोग्राम, और प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है उसको। तो अब ये u 20 मीटर/सेकंड है। ठीक है, अब ये कह रहा है पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो s दूरी कितनी तय कर ली उसने, 50 मीटर कर ली, और जाके वो क्या हो गया, रुक गया। तो अंतिम वेग 0 हो गया कि नहीं हो गया उसका, अंतिम वेग कितना हो गया उसका, v जो होता है वो 0 हो गया। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है।
कि कितना घर्षण बल उसमें लगा। तो देखो मास दे रखा है, अगर त्वरण हमने निकाल लिया तो मास को त्वरण से गुणा कर देंगे, ए से तो क्या निकल जाएगा, घर्षण बल निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो बेटा m कितना है 1 kg, जो दे रखी चीज़ें उनको लिख लेंगे। u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और s कितनी दूरी पर जाके रुक रहा है, वो 50 मीटर की दूरी पर और रुक रहा है, इसलिए v कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है। तो देखो VUS इसमें संबंध हमसे किससे मिल जाता है, तीसरे समीकरण से, v² माइनस u² इक्वल टू क्या होता है 2AS। ये तीसरा नियम होता है ना, तीसरा समीकरण जो होता है, नियम नहीं समीकरण। ठीक है। तो इसमें देखो मान रख दो आप, v कितना है आपका 0 का वर्ग माइनस u कितना है 20 का वर्ग बराबर 2 इंटू ए इंटू एस कितनी है 50, है ना। तो ये कितना हो गया माइनस 400 बराबर 2 गुणा 50 करोगे तो कितना जाएगा 100A। ठीक है ना। तो a बराबर क्या आ गया माइनस के 400/100, तो a बराबर आ गया माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ऋणात्मक क्यों आ रहा है त्वरण, क्योंकि रुक रहा है, मंदन है ये, है ना। क्योंकि वस्तु आगे जाके यानी वस्तु के वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है ना। वस्तु विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है वो, ठीक है ना, तभी तो जाके रुक रहा है पत्थर। ठीक है। तो ये त्वरण कितना हो गया -4 मीटर पर सेकंड, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, यानी रिटार्डेशन हो गया, मंदन हो गया ये। अब आप वो निकाल लो F बराबर ma, F बराबर क्या होता है ma। ठीक है ना। तो m कितना है आपका 1 किलोग्राम है, a कितना है -4, तो कितना आ गया -4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -4 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये घर्षण बल जो है, यानी जो पत्थर है वो इस दिशा में जा रहा है, घर्षण बल उस पर इस दिशा में लग रहा है ये F, तो इसलिए इसका मान किस में आया है, ऋणात्मक आया है, क्योंकि ये गति की दिशा के विपरीत में कार्य कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम 7वां। देखो बच्चों 7वें में क्या कह रहा है, ये एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल इंजन है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 8000 किलोग्राम है, प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को पटरी पर खींचता है ना। अब 5 डिब्बे 2-2000 किलोग्राम के 5 डिब्बे और हैं। ठीक है। तो देखो टोटल कितना हो गया, इंजन को टोटल वजन कितना खींचना पड़ रहा है, 8000 तो खुद का खींचना पड़ रहा है, और 2-2000 के 5 डिब्बे ने 10000 किलोग्राम वो हो गया, तो 10000 और 8000 कितना हो गया 18000 किलोग्राम द्रव्यमान ट्रक को खींचना पड़ रहा है ना। तो देखो माना इसको m1 मान लेता हूँ तो 8000 किलोग्राम हो गया, और m2 5 डिब्बों का कितना हो गया 5 गुणा 2000, तो ये कितना हो गया 10000 किलोग्राम। तो टोटल ठीक है ना, m कितना हो गया माना m1 प्लस m2, तो ये 8000 प्लस 10000 कितना हो गया 18000 किलोग्राम उसको मास खींचना पड़ रहा है, द्रव्यमान खींचना पड़ रहा है। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि इंजन 40000 न्यूटन का बल आरोपित करता है ना। अब वो फोर्स कितना लग रहा है 40000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इंजन इतना फोर्स लगा रहा है उसको खींचने के लिए। ठीक है। बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, पटरी कितना घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है ना। तो F घर्षण बल, इसको F घर्षण लिख दिया मैंने, है ना, और इसको चाहो तो आप F इंजन लिख दो। ये कितना है 5000 न्यूटन है, तो ये विपरीत दिशा में कार्य करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। ये क्या करेगा विपरीत दिशा में कार्य करेगा। घर्षण बल जब माना इंजन इस दिशा में खींच रहा है उसको, तो घर्षण बल इस दिशा में कार्य करेगा। तो देखो इस दिशा में कितना है 40000 न्यूटन है, और इस दिशा में कितना है ये 5000 न्यूटन है। ठीक है ना। अब ये देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, ए नेट त्वरण बल, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, क्या पूछ रहा है हमसे ये नेट एक्सेलरेटिंग, जो त्वरण पैदा कर रहा है वो वाला बल, त्वरण पैदा करने वाला नेट बल, है ना। तो नेट बल क्या होता है, इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 40000 इस दिशा में है, -5000 विपरीत दिशा में है, तो क्या आ गया 35000 न्यूटन। 35000 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा इस पे, कैसा होगा वो इस दिशा में, माना इंजन की गति की दिशा में होगा, वो कितना 35000 न्यूटन का बल हो गया वो। ठीक है ना।
अच्छा, अब क्या कह रहा है, सेकंड क्या पूछ रहा है, तो रेल का त्वरण ज्ञात करना है। रेल का त्वरण ज्ञात करना है तो बहुत आसान है, तो बी है ना। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। देखो नेट फोर्स कितना है, 35,000। 35,000 बराबर एम टोटल कितना है, ये रहा 18,000। 18,000 गुंटू ए, 18 गुना, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 35,000 में किसका भाग लग गया, 18,000 का भाग लग गया, है ना। तो इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, 35,000 में किसका, 18,000 का भाग लग गया। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 35/18, ठीक है ना। तो अब ये किससे कटेगा, ये 18 में 35 में 18 का आपको भाग ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, जब भाग दोगे तो 1.944 त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। देखो बहुत आसान प्रश्न है, बस बेटा ये इसका जो है ना लॉजिक जो है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब वो सब समझ आए जब ही आएगा जब आप अच्छी तरह से मन लगा के बुक को पढ़ोगे, एक एक लाइन को पढ़ोगे बुक की को, है ना। और मैंने वीडियोज भी बना रखे हैं इसके थ्योरी के, उनको भी आप देख सकते हैं हेल्प के लिए, आपकी के लिए, है ना। फिर है 8वां प्रश्न है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है ना। तो देखो एम दे रखा है हमको इसका। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण अवमंदन, तो ये रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये, के साथ विरामावस्था में लाना है, ठीक है ना। इसका मतलब v क्या होना है, उसका 0 होना है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल कितना होगा। गाड़ी और सड़क के बीच क्या पूछना चाह रहा है हमसे, घर्षण बल पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो अभी जो चीज़ दे रखी है, एम कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम दे रखा है, और ए कितना है, ऋणात्मक है ये 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, है ना। वो बल क्या है, गाड़ी और सड़क के बीच कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है ना, वही तो रोकेगा इसको, है ना। तो वो कितना हो गया, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 1500 इंटू -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस में है, किलोग्राम में। तो 1500 को जब आप किससे गुणा करोगे, 1.7 से करोगे तो 25,2550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 2550 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या माइनस के 2550 न्यूटन, है ना। तो 2550 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, और वो क्या है, घर्षण बल है ना। माना गाड़ी इस दिशा में जा रही है तो इस दिशा में कितने का, 2550 न्यूटन का बल कार्य करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम ये आते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो बेटा ये 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो किसी m द्रव्यमान जिसकी वस्तु जिसका वेग v है ना। तो मास तो क्या है, m है, और द्रव्यमान कितना है उसका, वो वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है। इसका संवेग क्या होगा, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है कि नहीं होता है ना। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो त्वरण को बोलते हैं, ठीक है। तो मास क्या है, m, और ये क्या है, v, तो क्या हो गया, mv। तो कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प इसमें सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला प्रश्न है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, है ना। एक बक्सा है, ये फर्श है ना, और ये क्या है, एक बक्सा है, ठीक है ना। ये क्या है, एक बॉक्स है, और ये क्या है, फर्श है। इस पर 200 न्यूटन का बल लगाया, है ना। कितना बल लगाया, 200 न्यूटन का एक बल लगाया, उसे नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या हो रहा है बताओ, चल रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है। तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा। अब देखो बेटा आया ना बात, वही आ गई कि या तो वस्तु स्थिर है, रुकी हुई है, तो नेट फोर्स 0 होता है,
या एक समान वेग से गति कर रही है तो भी नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। अब ये खुद कह रहा है कि नियत वेग से गति कर रही है, वो जो बक्सा है वो कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेग से जा रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो नेट फोर्स 0 का मतलब नेट फोर्स 0 कब होगा, जब 200 न्यूटन का बल आप इधर लगाओगे, ठीक है ना, और 200 न्यूटन का ही घर्षण बल इस पर विपरीत दिशा में लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा। 200 में से 200 घटाओगे तभी 0 आएगा, है ना, और तभी जाके ये क्या होगा, एक समान वेग से ये गति करेगा, ठीक है ना। तो कितना घर्षण बल लगेगा इस पर, 200 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 11वां। दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, है ना। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो देखो अब इसको अपन ऐसे करते हैं, बहुत आसानी से समझो इसको आप। माना ये एक वस्तु है ना, m1, और ये दूसरी वस्तु है m2। सेम द्रव्यमान है दोनों का, इसका भी 1.5 kg है और इसका भी 1.5 kg है, ठीक है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, है ना। ये मानो एक ही सीधी रेखा है, ये इधर गति कर रही है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में गति कर रही है ना। और टकराने से पहले प्रत्येक का वेग ये भी सेम है, इसका वेग भी कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड है और इसका वेग भी कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड है ना। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से ये जुड़ जाती हैं, तब इनका सम्मिलित वेग क्या होगा, है ना। माना इस तरह से हो गई, फिर इनकी जब ये टकरा रही हैं तो ये जुड़ गई एक दूसरे से, माना ऐसे जुड़ गई हैं, ठीक है ना। ये m1 थी और ये m2 थी, ऐसी स्थिति इनकी हो गई, है ना। तो अब देखो ये वो संवेग संरक्षण का नियम, उसमें क्या होता है बताओ, टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है ना। तो माना इसका प्रारंभिक, ये जो प्रारंभिक वेग है वो u1 है, इसका प्रारंभिक वेग u2 है। टकराने के बाद फिर क्या है बताओ, दोनों ये मिल गई और एक ही वेग से गति करेंगे, सम्मिलित वेग है ना। अलग अलग होता तो v1 और v2 होते, लेकिन इन दोनों का सम्मिलित वेग क्या हो गया, एक ही है ना। तो यानी v1 बराबर v2 बराबर v, है ना। अलग अलग जाती तो माना v1 v2 मान लेते, लेकिन ये कह रहा है कि जुड़ गई दोनों एक दूसरे से, है ना। तो दोनों जुड़ गई, इसका मतलब दोनों का वेग एक ही होकर उस वेग को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। अब हमें देखो, आपको पता है क्या संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर क्या होता है टक्कर के बाद के कुल संवेग के। तो टक्कर से पहले का संवेग क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। अब देखो आप इसके मान रख दो आप कि m1 कितना है 1.5, u1 कितना है 2.5 प्लस m2 कितना है 1.5 और u2 कितना है 2.5, लेकिन ये इस दिशा में विपरीत दिशा में। देखो अगर इसको धनात्मक ले रहे हो तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा, आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं माइनस के 2.5, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो द्रव्यमान इसका वेग 2.5 इधर की दिशा में पॉजिटिव लिया, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, मुझे ऋणात्मक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब m1 कितना है 1.5 और v क्या है, v है, v1 भी क्या है, v है, और m2 भी 1.5 है और v2 भी क्या है, v है। तो देखो यहाँ 1.5 और 1.5v और 1.5v कितने हो गए, 3v हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों कितने हो गए 1.5v और 1.5v कितने हो गए 3v, 3.0v। अब इधर देखो आप, ये सेम चीज़ होगी ना, ये प्लस में और ये किस में माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगी ना, 1.5 इंटू 2.5 और ये प्लस को माइनस से गुणा करो तो माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया देखो 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो ये दोनों कट गई ना, ये और ये क्या हो गई, कट गई। तो ये 0 बराबर क्या आ गया 3.0v। तो इसका मतलब v बराबर क्या आ जाएगा, 0 में 3.0 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि वो वस्तुएं रुक जाएंगी, है ना। अंतिम वेग क्या होगा उनका, 0 हो जाएगा। यानी
टकरा के वहीं रुक जाएंगी ये बस। क्यों हुआ बताओ ऐसा, कि इसका भी द्रव्यमान समान है, इसका भी द्रव्यमान समान है, इसका वेग भी समान है और इसका वेग भी समान है। तो समान द्रव्यमान की समान वेग से आती हुई वस्तुएं टकरा के क्या हो जाएंगी, एक ही जगह पे रुक जाएंगी। अब अगर माना इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता, इसका द्रव्यमान कम होता, सोचो आप, और भले ही इनका वेग क्या होता, सेम होता, तो जिधर ज़्यादा द्रव्यमान था है ना, उस दिशा में वो गति करती, क्योंकि उस वाले का संवेग ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, जिसका वेग ज़्यादा है। ऐसे समझो, इसका द्रव्यमान कम होता, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है ना, तो फिर टकराने के बाद किधर गति करती, इस दिशा में गति करती। ठीक है ना, तो m पे भी डिपेंड कर लेता है और v पे भी डिपेंड करता है। ऐसे समझो आप, इन दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, माना इसका वेग 2.5 की जगह 5 होता और इसका वेग 2.5 होता, तो इसका वेग ज़्यादा है ना, तो फिर किस दिशा में गति करती, टकराने के बाद इस दिशा में गति करती है ना। यानी जिसका वेग ज़्यादा हो, कुल मिला के जिधर जिसका संवेग ज़्यादा होगा उसी दिशा में उसका नेट वेग आगे उस दिशा में वो गति करेगा। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 12वां। क्या कह रहा है देखो बेटा, ये गति के तृतीय नियम के अनुसार, देखो बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है ये ना। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। ठीक है ना, ऐसे समझो ये एक दीवार है। क्या है बेटा, ये एक दीवार है, मैंने इस पर धक्का मारा है ना, मैंने क्या किया, माना 20 न्यूटन का बल लगा के इस पर धक्का दिया मैंने, तो और मैंने रोक रखा है, मैंने लगातार लगाए जा रहा हूँ मैं धक्का इसमें है ना, तो क्या हो रहा है बताओ, 20 न्यूटन का ही बल ये दीवार मेरे हाथों के ऊपर क्या कर रही है, लगा रही है, तभी मैं रुका हुआ हूँ है ना। नेट फोर्स 0 हो गया कि नहीं हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि मैं 20 न्यूटन का इधर की तरफ लगा रहा हूँ और ये दीवार मेरे ऊपर, मेरे हाथों के ऊपर क्या कर रही है, 20 न्यूटन का बल लगा रही है, तभी मैं क्या हूँ, स्थिर हूँ, स्थिर अवस्था में हूँ। समझ गए ना बात, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते तो वस्तु उतनी बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती। ठीक है, यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है ना, माना एक ट्रक है जो सड़क के किनारे क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे समझो ये सड़क है ना, और ये क्या है, एक ट्रक है। इस तरह का एक ट्रक मान लो आप इसको, मेरी थोड़ी ड्राइंग हल्की सी कमज़ोर है बेटा है ना, ठीक है ना, ये लो ऐसा ट्रक बना लिया आपने, एक व्यक्ति इसमें धक्का दे रहा है ना। यदि वह वस्तु ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतया हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। मैंने, एक व्यक्ति ने बल लगाया तो ट्रक नहीं खिसकेगा ना आगे, ट्रक आगे नहीं खिसकेगा, ठीक है ना, गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है ना, इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। अब ऐसे समझो बेटा, आप देखो है ना, कि माना मैं इस ट्रक में चाहे आगे से दूं या पीछे से धक्का दूं, कैसे भी समझ लो आप, ठीक है ना, माना मैं इधर से आगे से इसमें धक्का दे रहा हूं, ठीक है, मैंने इस पर 10 न्यूटन का धक्का लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया, तो देखो इसके पहिए धरती पे है ना, कहाँ पे, सड़क पे है, तो पहियों और धरती के बीच क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, तो 10 न्यूटन का ही घर्षण बल विपरीत दिशा में ऐसे कार्य करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, अब माना मैंने 10 से 15 न्यूटन कर दिया, कितना कर दिया, 15 न्यूटन कर दिया, 15 न्यूटन का ही घर्षण बल मैं इधर लगाऊंगा, 15 न्यूटन का घर्षण बल 15 न्यूटन का इधर की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स वापस से क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। लेकिन देखो इसका जो द्रव्यमान है, जो घर्षण बल है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्या है वो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये कितनी सतह इसके धरती के संपर्क में है, ठीक है ना, तो मैं इतना बल लगा ही नहीं सकता कि ये इसके घर्षण बल को वो क्या कर जाए, पार कर जाए, है ना। माना कि इसको चलाने के लिए मिनिमम 1000 न्यूटन बल चाहिए, लेकिन उतना तो मैं नहीं लगा सकता ना, समझे ना बात, उतना बल मैं नहीं लगा सकता, तो इसलिए ये क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में ही रहेगा, ठीक है ना। अगर माना इसको कोई एक हाथी खींचे, है ना, हाथी खींचेगा तो हाथी जो है ना वो ज़्यादा बल लगा देगा,
है ना। तो हाथी का जो आकर्षण, जो उसने खींचा, बल लगाया या धक्का मारा, वो उस घर्षण बल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो उस दिशा में गति करने लग जाएगा ये ट्रक। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो यही कह रहा, देखो यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतया हमारे द्वारा आरोपित बल आरोपित करने पर भी वो गतिशील नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं हो पाएगा एक व्यक्ति के द्वारा। तो अब एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत और बराबर हैं। तो दोनों बल कौन से हुए, जो एक तो व्यक्ति द्वारा लगाया गया ट्रक के ऊपर बल वो, और ट्रक और सड़क की जो सतह है उसके बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो वाला बल, दोनों क्या हैं, बराबर और विपरीत हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पा रहा है बताओ ट्रक गतिशील, क्योंकि घर्षण बल का मान इतना ज़्यादा है कि वो व्यक्ति उतना बल नहीं लगा सकता जो कि उस घर्षण बल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, है ना। यानी नेगेटिव अभी क्या है, उसका बल कम है और घर्षण बल ज़्यादा है, तो नेट फोर्स जो है वो कैसा है ना, घर्षण बल वाला ज़्यादा है। तो जब तक नहीं खिसकेगा वो, जब तक घर्षण बल को ओवरकम नहीं कर जाए, उसको पार नहीं कर जाए, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये इसका ये हो गया। अब अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी स्टिक, क्या है, एक हॉकी स्टिक है, कितना, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद है। तो इसका द्रव्यमान दे रखा है आपको, m कितना है, 200 ग्राम। तो इसके किलोग्राम में बदल लेंगे तो 200/1000 किलोग्राम हो गया। तो ये आ गया 2/10 किलोग्राम, इसका मतलब आ गया 0.2 किलोग्राम। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है ना। तो इसका जो u है वो कितना मान लिया मैंने, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है ना, कि यह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसे समझो आपके, ये क्या है, यहाँ पे ये एक हॉकी स्टिक है, ऐसे ये क्या है, एक हॉकी स्टिक है। मेरे बेटा पता है ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, कमज़ोर है, ठीक है ना। अब इधर से ये आ रही थी, ये किससे, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही थी, इस दिशा में आ रही थी, इससे टकराई ये 200 ग्राम द्रव्यमान की जो गेंद है ये इससे टकराई और वापस इसी दिशा में लौट गई, है ना। तो इस दिशा में इसके टकराने के बाद ये जो गेंद है ना, इससे टकराई और वापस फिर इस दिशा में किससे, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो गई, ये वापस लौट गई, ठीक है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल, हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाण का आकलन कीजिए। कि हॉकी की स्टिक द्वारा जो इस पर बल लगाया उसी के कारण तो इसकी दिशा बदली, है ना, और इसका वेग भी परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो संवेग आ गया कि नहीं आ गया, संवेग में चेंज आ गया। तो ये कह रहा है कितना परिवर्तन आया संवेग के अंदर। तो देखो बेटा, प्रारंभिक संवेग निकाला मैंने इसका, प्रारंभिक संवेग वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, mu। तो m कितना है, 0.2, u कितना है, 10, है ना। तो कितना हो गया ये, तो ये तो देखो किलोग्राम है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 10 को 2 से करो तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक संवेग आ गया। अब मैंने निकाला अंतिम संवेग, अंतिम संवेग क्या हो गया, mv, ठीक है ना। तो देखो v कितना था इसका, 5 मीटर पर सेकंड था ना, v कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो m कितना है, m तो वही है 0.2 kg, और अब v कितना हो गया इसका, -5 हो गया मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया, 5 को जब इससे करोगे तो माइनस का 1.0 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका अंतिम संवेग आ गया। अब संवेग में परिवर्तन कितना होगा, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दो, तो संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, तो वो क्या होगा, अंतिम संवेग में से क्या घटा दो, प्रारंभिक संवेग को मैं घटा दूं। तो ये क्या है, -1 है, -2, तो क्या हो गया, -1 -2 यानी -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब तुम कहोगे सर माइनस क्यों आया,
क्योंकि ये प्रारंभिक जो पॉजिटिव माना था, ये दिशा पॉजिटिव मानी थी कि नहीं मानी थी मैंने, ये दिशा मैंने क्या मानी थी, पॉजिटिव मानी थी, है ना। अब इस टकराने के बाद इस दिशा में जा रहा है ये, तो संवेग किस दिशा में है, ये इस दिशा में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये मैंने पॉजिटिव मानी तो ये क्या है, नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव तो किसको शो कर रहा है, दिशा को शो कर रहा है। तो परिमाण कितना है, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दोनों चीज़ पूछ रहा है ये, है ना। परिमाण का परिकलन की, तो परिमाण तो क्या है, वही 3 किलोग्राम, परिमाण कितना है, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। और दिशा क्या है बताओ, जो जिस दिशा से वो गेंद आ रही थी उसकी विपरीत दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें अपन। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। चलो बच्चों, ये प्रश्न इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटा मेरे इस कैमरे की जो लिमिट है वो 46 मिनट्स है और 45 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। आप खूब पढ़िए अच्छी तरह से मन लगा के। गॉड ब्लेस यू ऑल।